इसे एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। तो राइट अ शॉर्ट नोट, एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया और स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टू एस्ट्रोनॉमी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टू द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज एज फॉलो। अवकाश यात्री, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अवकाश के चीजों के बारे में पढ़ते हैं, बेटा यहाँ पे देखो, जो अवकाश की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं टेलीस्कोप से पढ़ रहा हूँ, आसमान में होने वाले ग्रह उपग्रह उनके मूवमेंट्स के बारे में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ। कौन हूँ? है ना। और अगर मैं खुद बाहर जाता हूँ, मतलब धरती के बाहर जाके रिसर्च करता हूँ, आपने सुना होगा बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर होते हैं या फिर एस्ट्रो जो कहाँ जाते हैं, अवकाश में जाते हैं, है ना, स्पेस में जाते हैं, तो ऐसे एस्ट्रोनॉमर कह सकते हो। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? तो जो आपकी कुंडली पढ़े कि भाई इन ग्रहों की आपके जीवन के ऊपर क्या असर होती है, उसे एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर में इतना फर्क है ना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन इन द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज एज फॉलो। अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड रिसर्च ऑन एस्ट्रोनॉमी, ये सब्जेक्ट इसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, was undertaken in ancient India in ancient university। सोचो पुराने जमाने में जो हमने अलग अलग तक्षशिला यूनिवर्सिटी और जो आगे पढ़ी हमने, वहां पे ये एक सब्जेक्ट हुआ करता था। Many treatises were written on the astronomy, बहुत सारे नियम लिखे गए इसके ऊपर। एंड एंशिएंट इंडिया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे जो अवकाश में उस टाइम पे शायद जाते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग जाते हैं। हमारे स्पेस शटल, हमारे आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी आज बाहर जा रही है, लोग भी वहां पे जा रहे हैं। द एस्ट्रोनॉमर स्टडीड द मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट? कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? ऐसी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मतलब ऐसे अवकाशी पदार्थ जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। फिर वो तारे हो सकते हैं, चांद हो सकता है, कोई भी आप प्लेनेट ले लो, इसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। ये सेलेस्टियल बॉडी है ना, अवकाश के ब्रह्मांड के अंग है। वैसे ही कॉन्स्टेलेशंस, तो जो हम कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, है ना, उसे कॉन्स्टेलेशंस कहेंगे कि छोटे छोटे पत्थर है। और बाकी के जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है कि उनकी क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग रिसर्च करते हैं, उनकी मूवमेंट को देखते हैं, है ना। आपने देखा होगा सप्तर्षि तारा, कभी पढ़ा है सप्तर्षि तारे के बारे में? ऐसी उसकी, हाँ उसकी ऐसे डिजाइन होती है। सप्तर्षि तारे के नाम होते हैं अलग, सप्तर्षि तारा कहा जाता है इसको। हाँ, तो ये तारे है ना, आकाश में कुछ घटनाओं के कुछ समय पे आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ये हजारों सालों का रिसर्च होता है इन लोगों का, तो इसके बेसिस पे उन लोगों ने प्रिंसिपल बनाए और उन्होंने कुछ घटनाओं को बार बार होते हुए देखा होगा। आपको चलो ये चीज पता है, देखो यहाँ पे मैंने बायजूस की इमेज ली हुई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे हम एस्ट्रोनॉमर कह सकते हैं। आप भी बच्चे हो तो आप भी सेलेस्टियल बॉडी का आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा सा टेलीस्कोप है। अगर आप ऐसे ही आप देखोगे ये शूट की कीमत होती है 25 से 30 करोड़। हाँ, तो ये लोग ऐसे ही विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया को सीख रहे हैं। हाँ, तो हम एक बात कर रहे थे पहले, वो हम समझ रहे हैं। आपको पता है कि अर्थ है, अर्थ के देखो जैसे मान लो सन है, सन के आसपास में कौन घूमता है? अर्थ, है ना। और प्लैनेट्स ये ऑर्बिट पे घूमता है। वैसे आपको पता है कोई एक चीज है जो अर्थ के आसपास भी घूमती रहती है? यस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, जो अर्थ के आसपास गोल 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 घूमती रहती है। आपको पता है जितना मून अर्थ के पास आता है ना, वैसे ही जो अर्थ का पानी है वो गोल गोल घूमता है, पता है? और इसकी वजह से होती है टाइड्स एंड इब्स, समुद्र में पानी आना, मतलब कि जब अर्थ एकदम करीब होता है धरती के, जिसे हम कहते हैं फुल मून। क्या कहते हैं? फुल मून। तब है ना, फुल मून के टाइम पे हमें वार्निंग की दी जाती है कि आप समुद्र के किनारे मत जाइए, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उछलती है, जिसे टाइड्स कहते हैं। इसका एक वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, अपने क्लासेस के ग्रुप में। और अगर हम बात करें इप्स की, जब अमावस्या होती है, अमावस्या मतलब जब चांद धरती से बहुत दूर होता है तो पानी अंदर खींचा चला जाता है ना, उस टाइम पे भी लहरें बहुत तेज होती हैं। तो ये दो टाइम होता है जब हम कहते हैं पूनम और अमावस्या, फुल मून डे और नो मून डे, इन दोनों दिन पे आपको समुद्र किनारे तो नहीं जाना चाहिए। और इसके पीछे का कोई साइंस है, कोई ऐसी घटनाएं नहीं है कि बस ऐसा होता ही है कि कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं, क्योंकि मून अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है। अब अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें वो अट्रैक्ट होती है,
इसमें एक ही चीज है जो बार बार मूव होती है, वो है वाटर। बाकी की सारी चीजें स्टीडी है, फिक्स्ड है ना। तो इसकी वजह से पानी जो है वो गोल 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 क्या कहता रहता है, घूमता रहता है। समुद्र में लहरें उठती रहती। इज इट क्लियर? मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, इनका भी कंट्रीब्यूशन था जिसके बारे में हमने पढ़ा। डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन द बुक आर्य सिद्धांता। तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, जिनका नाम था आर्यभट्टा, उन्होंने बुक लिखी थी आर्य सिद्धांता, है ना। He declared that the earth rotates on its axis and that the shadow of the earth was the reason for the lunar eclipse, है ना। हमने पढ़ा हुआ lunar eclipse मतलब चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण। जब देखो ऐसा होता है कि जब चंद्र सूरज इसके बीच में पृथ्वी आ जाए, उसे शायद मेरे ख्याल से चंद्र ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य ग्रहण कहते हैं शायद इसको, और जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये ल्यूनर एक्लिप्स है, इसके बारे में आप डिटेल सर्च कर सकते हो। हाँ, उसे अभी चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो कल है शायद, तो इसे हम लोग ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। Owing to his contribution to astronomy, India's first satellite was launched on the name of, तो जब हमने हमारी खुद की आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है धरती की, मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब हमने भारत की पहली लॉन्च की थी, उसका नाम रखा था हमने आर्यभट्टा। फिर ब्रह्मगुप्ता थे, उन्होंने नियम बताया था ग्रेविटेशन का। अब मुझे पता है ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया हम लोगों को, हमने किससे पढ़ा हुआ है? न्यूटन। हम लोग अब तक किताबों में पढ़ा है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया, वो भी किसकी वजह से? एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा, बट एक्चुअली में ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता ने। इन्होंने अपनी बुक ब्रह्म सिद्धांता में पहले ही बता दिया था कि धरती के पास अपनी एक फोर्स है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता। वराहमिहिर, जिन्होंने वास्तुशास्त्र लिखा, हमने पढ़ा। वराहमिहिर वाज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। देखो जो एस्ट्रोलॉजी को जानता होगा वो वास्तुशास्त्र भी जानता होगा थोड़ा बहुत। तो वो अलग अलग, देखो ये अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी है बेटा, स्टार है, मून है, ये सेलेस्टियल बॉडी है, कॉन्स्टेलेशंस है, बड़े बड़े पत्थर है, तो ये जानते थे। तो इन्होंने बुक लिखी थी वराहमिहिर ने, जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। क्या नाम था? जहां पर उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी एस्ट्रोनॉमी के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। याद रखना, वराहमिहिर ने कौन सी बुक लिखी थी? पंच सिद्धांतिका। कौन सी बुक लिखी थी? जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताया हुआ। He stated the effect of the movements of a planet on human being इन बृहद संहिता। उन्होंने बताया था कि अलग अलग प्लैनेट्स, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, हमने पढ़ा हुआ है ना, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उसकी मूवमेंट आपने सुना होगा कई बार मूवीज वगैरह में कि तुम्हारी कुंडली पे और शनि और राहु का काल है। भूल भुलैया मूवी देख लो, है ना। मंगल भारी है तुम्हारा, अभी इस लड़के का विवाह नहीं हो सकता जब तक ये 26 साल की नहीं हो जाती, है ना। और इस लड़के के ऊपर चंद्र भारी है, इसका क्रोध बहुत ज्यादा है, सुना होगा आपने। तो ये कहीं ना कहीं क्यों पढ़ा होगा? क्योंकि बृहद संहिता में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि आपके प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से इंसानों के जीवन में भी परिवर्तन आता है, और ये सच है। यहां तक कोई डाउट है किसी को?